हाँ, तो अभी अकाउंट्स की क्लास है। वैसे बेसिक अकाउंट्स तो सबने पढ़ा है 11th-12th में, है ना? बेसिक तो आता है जर्नल एंट्रीज़ वगैरह, पर जब आप सीए कोर्स में देखोगे जो स्टडी मटेरियल है, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको भेज दूँगा ताकि आप इसको देख लो, या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है आपको बुक्स या तो आ गई होंगी या आने वाली होंगी, तो उसमें भी देख सकते हो। इसमें बेसिकली चाहे वो सीए का फाउंडेशन हो या वो सीएस हो या सीएमए हो, कोई सा भी हो, वो ना स्टार्टिंग से सब कुछ लिखते हैं। जैसे इसमें देखो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ये भी एक चैप्टर है सीए फाउंडेशन में। उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी। तो पॉइंट ये है कि और ये सारी बुक्स भी शायद आपने देखी हो, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सब तो तुम्हें लगेगा कि तुम 11th-12th से पढ़ के आए हो, तो ये फाउंडेशन में नया क्या है? बात ये है इसके अंदर के कंटेंट्स क्या है। चैप्टर का नाम सेम है, सब कुछ सेम है, पर जब आप चैप्टर करोगे तो इसमें कई सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी सीए फाउंडेशन में। एंड सेकेंडली कहीं न कहीं इंस्टीट्यूट को भी ये पता है कि 11th-12th में जो आपने अकाउंटिंग करी है, वो समझ के नहीं करी, वो रट के करी है। अभी तुम में से कइयों को लगेगा कि नहीं, हमने तो हमेशा समझ के करी है, रटा तो हमने कुछ भी नहीं है। वो अभी हमें पता चल जाएगा इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर कि आपको कितना आपने समझ के करा है और कितना आपने रट करके करा है। वो नेक्स्ट हाफ एन आवर में हम देख लेंगे। अ एक्चुअल फैक्ट यही है कि 11th-12th के बच्चे समझते कम हैं और रटते ज़्यादा हैं। वो उसमें उनकी गलती नहीं है, वो स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है, स्कूलिंग सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि हमें रटना ही पड़ता है, समझते हम थोड़ा-सा कम ही हैं। तो अभी इसमें से तो कोई चैप्टर हम स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हम बहुत बेसिक चीज़ों से बात करेंगे, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। हम टर्म्स डिस्कस करेंगे, एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। देखते हैं कि आपको उनमें से कितनी चीज़ें पता है। वैसे अब तुम्हें लग रहा होगा कि सीए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन में आ रहे हैं और सर पूछ रहे हैं एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। वेट करो या आंसर कर दो अगर पता है तो। देखो मैं तुमसे एक चीज़ पूछूँगा, बहुत सिंपल है। एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस है। आपको पता है तो बताना, नहीं पता है तो सोचेंगे। देखो, एक एक कॉमन मैन, इसको ना अकाउंटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। मेरा ना थोड़ा-सा गला खराब है तो मैं खाँसता रहूँगा बीच में। इसको नाम दे देते हैं अनुज। अनुज को अकाउंटिंग वगैरह नहीं आती, ठीक है? अनुज को क्या आता है? बिज़नेस करना, अनुज एक बिज़नेसमैन है। तो इसने अपना बिज़नेस स्टार्ट करा। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अनुज ने क्या करा, कॉमनली जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करेगा, क्या करेगा? कुछ चीज़ें खरीदेगा, कुछ एक्सपेंसेस होंगे उसके। तो अनुज ने बिज़नेस शुरू करा, उसके लिए उसको खरीदना पड़ा एक बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग खरीदी, फिर उसने फर्नीचर भी खरीदा। जो बिल्डिंग थी, वो थी 10 लाख्स की। फर्नीचर उसने खरीदा 2 लाख्स का। फिर उसने सैलरीज़ भी पे करी हैं अभी इस साल। ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है? उसने सैलरी पे करी 3 लाख्स की। उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करा है। वो भी 1 लाख ले लेते हैं हम। और फाइनली उसने एक कार भी खरीदी, बिज़नेस के लिए ही। वो लेट्स से 4 लाख्स की थी। टोटल ये बिज़नेस शुरू करने में अनुज का कितना खर्चा हो गया? 10 + 2 + 3 15 और 20 लाख्स। तो अनुज एक दिन आपसे मिलता है और अनुज आपको क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैंने इस साल बिज़नेस शुरू किया, बड़ा मुश्किल है बिज़नेस करना, तो मेरा 20 लाख का खर्चा हो गया। अनुज ऐसा कह रहा है, मेरा 20 लाख का खर्चा हो गया। तो आपने बोला 20 लाख का खर्चा कैसे हुआ? दिखा, उसने आपको ये दिखाया। उसने बोला देख, बिल्डिंग खरीदी 10 लाख्स की, फर्नीचर 2 लाख्स का, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो आपको तो अकाउंटिंग आती थी। आपने बोला अनुज को कि तू एक गलती कर रहा है। उसने बोला क्या? तो आपने कहा कि तू इन सभी को एक्सपेंसेस मान रहा है। तू तो सभी को एक्सपेंस बोल रहा है। तू तो यही वो अनुज तो यही बोल रहा है ना कि मेरा एक्सपेंस हो गया, मेरा खर्चा हो गया।
आप कह रहे हो तो गलत बोल रहे हो अनुज। एक्सपेंस तो सिर्फ सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अकाउंटिंग में तो यही एक्सपेंस है। बिल्डिंग, फर्नीचर और कार ये तो तेरे एसेट्स हैं। मतलब बेसिकली अनुज क्या कर रहा था, अनुज अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए, इस साल उसकी सेल कुछ भी नहीं हुई, ठीक है, फर्स्ट ईयर था तो हम सेल को ना जीरो एज्यूम कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए अनुज ने बोला देखो सेल तो हुई नहीं, सेल तो जीरो है। उसने ये सारी की सारी ये पांचों चीजें एक्सपेंस में डाल दी। उसने कहा मेरा खर्चा है, मैंने गाड़ी खरीदी तो एक्सपेंस है ना मेरा। उसने ये पांचों चीजें यहाँ डाल दी एक्सपेंस में, 20 lakhs। तो वो बोल रहे हैं मेरे इस साल का लॉस है 20 lakhs। आप कह रहे हो नहीं, यहाँ 20 lakhs थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे तो सिर्फ ये चीज आएगी, ये दो। आप गलत नहीं कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। पर क्या आप समझा सकते हो कि ऐसा क्यों? अनुज को ना ये बात समझ नहीं आ रही। अनुज कह रहा है कि तुम सिर्फ इन दो को एक्सपेंस क्यों कह रहे हो, बाकी भी तो खर्चे ही है मेरे लिए। क्या गलत बोल रहे हैं अनुज? सर जो हमारी बिल्डिंग, फर्नीचर और कार है, हाँ कम अमाउंट उसको मिल सकता है, बट सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल से उसको इन फ्यूचर कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता। मतलब फिर से बोलो, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हुई थी। कि बिल्डिंग, फर्नीचर और कार से इन फ्यूचर उसको कैश में कम या ज्यादा अमाउंट वापस मिल सकता है, बट सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल में उसको फ्यूचर में ना कोई प्रॉफिट मिलना ना कुछ मिलना। आप बोल रहे हो कि बिल्डिंग, फर्नीचर और कार से फ्यूचर में उसे पैसे मिल सकते हैं, कैसे? बेच करके। हाँ। तो ये जो सैलरी, अच्छा किसी और का कुछ और आंसर है? आंसर बिल्डिंग, फर्नीचर और कार पे हमारा लीगल राइट भी होगा, लाइक जिसपे हमारा लीगल राइट होता है और जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देते हैं, बेसिकली वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो बिल्डिंग, फर्नीचर और कार उसके एसेट्स होंगे। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि वो इस साल के एक्सपेंस क्यों नहीं है? एसेट्स वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि वो तो तुम्हें पता ही है कि ये 3 एसेट है, पर वो इस साल का एक्सपेंस क्यों नहीं है विधि? इस साल खर्चा हुआ है ना आपका। सर वो फ्यूचर बेनिफिट्स करेगा तो इस साल में कैसे कर लेंगे? अच्छा कैसे फ्यूचर बेनिफिट करेगा ये बताओ। सो बिल्डिंग या फिर तो अंडर वैल्यू या फिर ओवर वैल्यू होगी, तो जब भी बेचेगा मतलब, या हाँ हाँ। फिर तो कम में बिकेगी या फिर तो ज्यादा में बिकेगी। तो एक तरीके से तो वो उसकी एसेट ही हुई ना, क्योंकि वो अगर ज्यादा की बिकेगी तो उसे फ्यूचर बेनिफिट आप बार बार एसेट एसेट पे अटक ही गए। हुआ। आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो एसेट क्यों है। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि फ्यूचर बेनिफिट कैसे होगा। अब उसमें वो एसेट है या नहीं है वो छोड़ो, इन 3 चीजों से फ्यूचर बेनिफिट ऐसे होगा। आप कह रहे हो कि सो बिल्डिंग। बिल्डिंग हमने एक बार ही खरीदी है, अब हम बार बार ही तो बिल्डिंग नहीं खरीदेंगे। हाँ, फिर तो इसलिए हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सर ये हमारा फिक्स एसेट है। फ्यूचर बेनिफिट कैसे हो रहा है, इसका आंसर दो। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, 2 टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो सब ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट कैसे हो रहा है? सर ये एक बार ही पैसा लगा के 10 या 20 साल तक तो चलेगा। हाँ, काफी तो वो टाइम तक 10-20 चलेगा साल तो। हाँ मैं यही तो पूछ रहा हूँ, चलेगा का क्या मतलब होता है? मतलब यूं तो आपने जो एम्प्लॉय रखा है वो भी 10-20 साल चलेगा। तो उसकी गारंटी नहीं है सर कि चलेगा नहीं चलेगा। बिल्डिंग की गारंटी नहीं है, कल भूकंप आ जाए गिर हाँ, कल गई भूकंप, हाँ। तो सर ये। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है सर, अनसर्टेन है लाइफ। हाँ तो फिर तुम एक्सप्लेन करो ना इस चीज को, फिर एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या रह गया? वो तो जो अनसर्टेनिटी तुम किसी बिल्डिंग पे कह रहे हो या तुम एम्प्लॉय के लिए कह रहे हो, वो अनसर्टेनिटी तो बिल्डिंग के लिए भी है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो पॉइंट क्या है एसेट या एक्सपेंस का? फ्यूचर देखो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि इन 3 चीजों से फ्यूचर बेनिफिट है, इन 2 से नहीं है, पर तुम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये पॉइंट तो 11th क्लास की बुक में लिखा है कि एसेट्स के फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं, पर उसका मतलब क्या होता है उस बात का, ये समझाओ मेरे को। कैसे इन 3 चीज के फ्यूचर बेनिफिट हैं और सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर बेनिफिट नहीं है? आपको ये समझ आ गया तो आपको एसेट और एक्सपेंस में डिफरेंस समझ आ गया। चलो, कैसे फ्यूचर बेनिफिट का क्या मतलब होता है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। सर एक्सपेंसेस रिकरिंग होते हैं
और वो एसेट रिकरिंग नहीं होगा नेचर में। अरे मेरे को अब तुम वही रट्टी हुई लाइनें जो बुक से तुम्हें मिल रही है, फ्यूचर बेनिफिट, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फ्यूचर बेनिफिट क्या है, और तुम्हारा आंसर आ रहा है सर रिकरिंग है। अरे तुम देख रहे हो कोई बात में वो सेंस है हमारी? सर सर फ्यूचर अगर इन बेनिफिट फ्यूचर अनुज को कैश या मनी की जरूरत पड़ती है तो उनको सेल करके ले सकता है मनी किसी भी टाइम पे। तो फ्यूचर बेनिफिट का मतलब सेल ही होता है कि वो चीज फ्यूचर में बिक जाए। अब जैसे बिल्डिंग मेरे हाथ में तो नहीं होती बिकनी, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैं बहुत टाइम से बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बिकती ही नहीं है, तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा? वो हमारी मॉर्टगेज की तरह भी यूज आ सकती है अगर हम बैंक से लोन ले तो। मुझे बैंक लोन देना ही नहीं चाहता। सबसे पहले तो मेरी मेरी ऐसी क्रेडिट वर्दीनेस ही नहीं है कि मुझे बैंक लोन दे, तो वो मॉर्टगेज भी किसी काम का नहीं होगा। फ्यूचर बेनिफिट एक चीज ठीक है कि चलो उसको अगर हम कभी बेच दें तो उसके बदले पैसे मिल जाएंगे, पर मैं कह रहा हूँ अगर वो चीज बिक ही नहीं रही, अब जैसे आपके लिए जो गुड्स होते हैं इन्वेंट्री, वो एसेट होता है एक्सपेंस होता है? इन्वेंट्री क्या होता है? एसिड। एसेट होता है। अब आप यहाँ ये अज्यूम करोगे कि वो आपकी मर्जी के हिसाब से बिक जाएंगे? आप तो यही अज्यूम कर रहे हो ना, एसेट को हम जब चाहे बेच देंगे, तो यूं तो तुम्हारे पास जितनी भी इन्वेंट्री है तुम जब चाहो बेचते रहो, ऐसे तो तुम मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाओ, जब मर्जी बेचते रहो अपनी इन्वेंट्री। तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना होता है कि वो कब बिकेगी, वरना तो शॉपकीपर अपने हिसाब से हर दिन जो मोबाइल बेच रहा है हर दिन वो 100 मोबाइल्स बेचेगा। तुम्हारी मर्जी के हिसाब से थोड़ी ना एसेट्स बिकेंगे। देखो फ्यूचर, ये पॉइंट आप सबने ठीक बोला है क्योंकि तुमने ये बुक से पढ़ा है, पर मैं यही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि क्या तुम्हें इस बात का मतलब समझ में आया है कि फ्यूचर बेनिफिट क्या होता है और क्या नहीं होता? एसेट और एक्सपेंस में एक ही डिफरेंस होता है, बेसिकली ये दोनों एक्सपेंडिचर है, ये तो तुमने पढ़ा ही हुआ है 11th में। ये एक्सपेंडिचर ही होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही एसेट बोलते हैं हम। ये भी पता होगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसी को हम एसेट बोलते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसे एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है, हम ये क्यों बोलते हैं कि ये कैपिटल है और ये रेवेन्यू है? देखो बाकी सारी चीजें कि ये रेकरिंग है ये नॉन रेकरिंग है, अब यूं तो जो चीजें तुम कह रहे हो रेकरिंग है उसमें पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आएगी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक इंसान बार बार खरीदता है या बस एक ही बार ही खरीद लेता है? गुड्स के लिए बताओ कि वो बार बार खरीदता है एक इंसान या एक ही बार खरीदता है? बार बार खरीदते हैं। बार बार तो खरीदते हैं। तो फिर उसे एक्सपेंस होना चाहिए या एसेट होना चाहिए, क्योंकि रेकरिंग तो एक्सपेंसेस होते हैं। तो अभी सर उस वो पे भी आएंगे। हाँ। एक्सेप्शनल है सर, एक्सेप्शनल केस है वो। वो एक्सेप्शन हुआ सर। अच्छा, अकाउंट्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होती, एक भी नहीं। ठीक है, अभी अभी उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे हम, टेंशन मत लो। अभी डिफरेंस समझ लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जिन्हें एसेट्स कहते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे एक्सपेंस कहते हैं। देखो एक लेमैन के लिए दोनों ही खर्चे हैं, इसलिए दोनों एक्सपेंडिचर है तो खर्चा ही ना। मैंने अगर गाड़ी खरीदी है तो खर्चा तो किया है ना मैंने, और एट द सेम टाइम अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है वो भी मैंने खर्चा किया है। डिफरेंस ये है, एक खर्चे से फ्यूचर बेनिफिट मिलता है, एक खर्चे से नहीं मिलता। वो क्या डिफरेंस है? और इसका मतलब क्या है? देखो जब आपने खरीदी लेट्स से बिल्डिंग, वो ऑब्वियसली एसेट है, और यहाँ फिर एग्जांपल आएगा सैलरी। अब कैसे फ्यूचर बेनिफिट आपको बिल्डिंग दे रही है और सैलरी नहीं दे रही? पॉइंट ऐसा है, आपने जो बिल्डिंग खरीदी ये आपने कितने की खरीदी? 10 लाख की। मैंने आज ये बिल्डिंग खरीद ली 10 लाख की। अब मैं इस बिल्डिंग में अगर अगले साल रहने जाऊंगा तो क्या मेरे को फिर से पैसे देने हैं? या उसके नेक्स्ट ईयर जाऊंगा इसमें रहने तो क्या फिर से पैसे देने हैं? नहीं, आज खरीद ली ना बिल्डिंग, अब ये बिल्डिंग मेरी है, तो मैं इसको कभी भी यूज कर सकता हूँ। आज पैसे दे चुका हूँ, आज बिल्डिंग खरीद चुका हूँ, पर अब इसका बेनिफिट मेरे को ईयर ऑन ईयर आगे कभी भी मिलता रहेगा।
क्या सैलरी में ऐसा होता है? आपने अपने एम्प्लॉय को आज पैसे दिए, तो क्या वो अगले साल भी आपके लिए काम करेगा? या अगले साल काम करेगा तो फिर से पैसे माँगेगा? बोलो, अगर अगले साल काम कराना है तो फिर से पैसे देने होंगे ना अगले साल। यस सर। वो तो जो आपने पैसे अभी दिए वो सिर्फ उसका प्रेजेंट बेनिफिट मिलेगा आपको। बेनिफिट दोनों से मिलता है, पर इसमें फ्यूचर बेनिफिट मिलता है आपको। फ्यूचर बेनिफिट मतलब पैसे आज ही दे दिए, पर अब वो चीज़ एक्वायर आपने आज ही कर ली। पर अब बेनिफिट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम उसे फ्यूचर में बेच देंगे और उससे हमें पैसे मिलेंगे। बेनिफिट का एक मतलब यूज भी होता है। बेनिफिट क्या होता है कि या तो आप उस चीज को फ्यूचर में यूज कर लो या उस चीज को फ्यूचर में सेल कर दो। तो सिर्फ सेल करना बेनिफिट नहीं होता, उसे यूज कर पा रहे हो वो भी तो बेनिफिट ही ले रहे हो उसका। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कार है, मैंने कार खरीद ली इस साल। नेक्स्ट ईयर जब मैं उस कार को चलाता हूँ तो दोबारा से मेरे को वो कार पैसे थोड़ी ना मांगती है, या मेरे को कुछ देना थोड़ी ना होता उसे। और बेनिफिट क्या मिल रहा है? बेनिफिट ये मिल रहा है कि मैं उसमें कहीं भी जा सकता हूँ, वो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेरे लिए। तो बेनिफिट यूज से भी एस्टैब्लिश होता है, ठीक। पर सैलरी या इलेक्ट्रिसिटी बिल के केस में क्या होता है, आपने इसमें सिर्फ प्रेजेंट का बेनिफिट मिलता है। ऐसे कैसे सर? आपका एम्प्लॉय आज भी आपके लिए काम कर रहा है और वो अगले साल भी आपके लिए काम कर रहा है, तो बेनिफिट तो फ्यूचर का उसमें भी है। उसमें फ्यूचर बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर में अगर काम कर रहा है तो वो फिर से पैसे लेके काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको आज पैसे दिए तो वो अगले साल भी, अब वो जिंदगी भर मेरे लिए काम करेगा। ऐसा थोड़ी है। वो फ्यूचर में मेरे लिए जरूर काम करेगा, पर उसके लिए फ्यूचर में फिर से पैसे भी तो मांगेगा मुझसे। बिल्डिंग में ऐसा होता है कि अगले साल आप अपने घर में, आपने 2 बिल्डिंग्स खरीद रखी है। आप नेक्स्ट ईयर दूसरी बिल्डिंग में गए तो वो फिर से पैसे माँगती है, ऐसा तो नहीं होता। तो आपने आज उस पे जो भी जितने भी पैसे खर्च किए या आज आपने उसको जैसे भी एक्वायर किया, कर लिया, अब वो आपको फ्यूचर का बेनिफिट देगी। वो बेनिफिट यूज़ करके भी मिल सकता है या बेच करके भी मिल सकता है, दोनों बेनिफिट्स हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एसेट में और एक्सपेंस में। ये लाइन सबको पता होती है कि हमें एसेट से फ्यूचर बेनिफिट मिलता है और एक्सपेंसेस से सिर्फ प्रेजेंट का बेनिफिट मिलता है, पर एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाते हम। तो तुमने कुछ हद तक किसी किसी ने कुछ कुछ ठीक बोला था, किसी किसी ने कुछ कुछ कंफ्यूज भी हो गए थे आप। और जो रेकरिंग और नॉन रेकरिंग है, वो देखो ये सब आगे की, ये सेकेंडरी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन हो सकते हैं। मेन डिफरेंस यही होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो हमें फ्यूचर बेनिफिट दे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो प्रेजेंट बेनिफिट दे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ही एसेट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होता है। ठीक है दोनों एक्सपेंडिचर। तो हिंदी में हम जिसे खर्चा कहते हैं, हाँ हम बोल सकते हैं कि दोनों ही खर्चे हैं, पर क्योंकि हम हिंदी में पढ़ते नहीं अकाउंटिंग, तो हमें नहीं पता कि हिंदी वर्ड क्या होगा एसेट के लिए, और अकाउंटिंग का जो एक्सपेंस है उसका हिंदी में क्या टर्म होगा। अकाउंटिंग में एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस ये दो अलग वर्ड्स हैं। एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसके दो फर्दर बाइफरकेशन है। उसमें एक बाइफरकेशन एसेट है जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और एक बाइफरकेशन एक्सपेंस है जिसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसमें कोई डाउट है आप में से किसी को? आप इसके और कोई से भी एग्जांपल्स देख लो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं। सैलरी हो गया, रेंट हो गया। देखो, बिल्डिंग खरीदना तो एक एसेट है, पर अगर बिल्डिंग रेंट पे लेते हो तो वो एक्सपेंस है। रीजन सेम। जब बिल्डिंग खरीद लेते हो तो फ्यूचर बेनिफिट ऐसे है कि एक बार ही बिल्डिंग ले ली ना, अब बार बार पैसे तो नहीं देने उसके, अब आप उसे यूज करो या फ्यूचर में बेच दो, इट इज एट योर डिस्पोजल। पर अगर आप बिल्डिंग को रेंट पे लेते हो तो प्रेजेंट बेनिफिट क्यों है? क्योंकि मैंने इस महीने का रेंट दिया तो यूज भी इसी महीने कर सकता हूँ। अगर नेक्स्ट मंथ यूज करना है तो फिर से पैसे देने होंगे। तो जो पैसे मैंने इस महीने दिए हैं उनका तो सिर्फ प्रेजेंट का ही बेनिफिट मिला ना मेरे को, उनका कोई फ्यूचर का बेनिफिट तो था नहीं। जहां भी किसी चीज से फ्यूचर का बेनिफिट मिलने लग जाए वो चीज एसेट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो, इतना इतना समझ आया आपको? हाँ जी सर। यस सर। अब पॉइंट ये है, ये प्रेजेंट बेनिफिट, ये प्रेजेंट की डेफिनेशन क्या है? मतलब कितना प्रेजेंट? क्या आज का बेनिफिट दे उसे प्रेजेंट कह रहा हूं, इस मंथ का बेनिफिट दे वो प्रेजेंट कह रहा हूं? ये प्रेजेंट क्या होता है? ये प्रेजेंट का मतलब होता है विद इन दिस अकाउंटिंग ईयर। मतलब
अगर मैं कोई चीज कोई एक्सपेंस कर रहा हूं और उसका बेनिफिट इसी साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, तब वो एक्सपेंस है। अगर उसका बेनिफिट इस साल से आगे जाए तो वो एसेट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रीपेड रेंट एसेट होता है या एक्सपेंस होता है? एसेट होता एसेट है। होता है। अब प्रीपेड रेंट एसेट कैसे बन गया है? तो वो भी रेंट, वो एसेट इसलिए बन गया, ये चीज समझो। हमारे लिए जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। ये 2020 का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, घटिया साल, पर कोई बात नहीं। 31 मार्च 2021, ये मैंने 2 अकाउंटिंग ईयर्स यहाँ पे लिखे। अब चलो ऐसे देखते हैं कि इस साल में कहीं जो आपका फर्स्ट ईयर है, कलर कौन सा ले, इस ईयर में यहाँ पर आपने क्या करा? ये कौन सा मंथ है? ये जुलाई का मंथ है। आपने जुलाई के मंथ में कोई आपने रेंट पे बिल्डिंग ली, और आपने जब रेंट पे बिल्डिंग ली ना, ये 1 जुलाई को आपने रेंट पर ली। फर्स्ट जुलाई को बिल्डिंग रेंट पर ली और आपने पूरे साल का रेंट दिया, 1 साल का रेंट, मतलब 12 मंथ्स। अब जो आपने रेंट 1 जुलाई को दिया है, ये कब जाके खत्म होगा? मतलब नेक्स्ट फिर से कब देना होगा? अगर आपने 12 मंथ्स के लिए दे दिया तो नेक्स्ट ईयर जुलाई में देना होगा। 1 जुलाई यहाँ पे देना होगा आपने अब दोबारा, है ना? यहां से यहां तक तो कवर हो गया। अब बात ये है, ये जो आपने रेंट दिया है, ये आपने क्या दिया है? 10,000 पर मंथ। तो पूरे साल का एक साथ कितना दे दिया अभी आपने? 1,20,000। बात ये है, इसमें से कितना एक्सपेंस है और कितना एसेट है। क्यों मैं एसेट बोल रहा हूं? देखो, एक्सपेंस वो चीज होती है जिसका बेनिफिट इसी साल में खत्म हो जाएगा। इस साल में कितने महीने बचे हैं? जुलाई से लेकर के 31 में 9 मंथ्स। इस साल में तो 9 महीने ही बचे हैं। तो इस 1/20 में से कितने महीनों का कितना जो आपने पैसा दिया है उसका बेनिफिट इसी साल में मिलेगा? इसमें आपने 12 मंथ्स का रेंट दे दिया, उसमें से 9 मंथ्स तो इसी साल में यूज हो रहे हैं। ये 31 मार्च से पहले पहले यूज हो रहे हैं ना। तो जो 9 मंथ्स हैं, इनका मैं बोलूंगा प्रेजेंट बेनिफिट है। और जो 3 मंथ्स है जो कि नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, फ्यूचर का क्या मतलब होता है? फ्यूचर बेनिफिट का मतलब होता है इस साल के बाद, ये अकाउंटिंग ईयर के बाद कितना बेनिफिट मिल रहा है। जो 3 मंथ्स है, उनका आपको क्या मिलेगा? फ्यूचर का बेनिफिट। ये चीज आप सबको समझ में आई? क्योंकि आपने रेंट पे किया है 1 जुलाई को, दिया है पूरे साल का, तो ऑब्वियसली 1 जुलाई से नेक्स्ट ईयर 30 जून तक का रेंट पेड है। पर बीच में ईयर क्लोज हो जाता है 31 मार्च को, तो अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च को क्लोज होता है। तो हमारे लिए इस साल जब मैं लास्ट में बैठूंगा और मैं देखूंगा इस 1/20 में से, 1,20,000 में से इस साल का एक्सपेंस कितना है और इस साल के एंड में एसेट कितना होगा, तो मैं ऐसे ही देखूंगा कि इस 1,20,000 में से कितने का बेनिफिट मैं इसी साल ले चुका हूं और कितने का बेनिफिट अब मैं अगले साल लेने वाला हूं। उस हिसाब से मैं बाइफरकेशन करूंगा। ये आप करते हो, ये आपने 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर में किया है, पर शायद ऐसा सोचा ना हो कि हम कर क्यों रहे हैं, या शायद तुम्हें पता ना हो कि प्रीपेड, कोई भी प्रीपेड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस, वो एसेट क्यों बन जाता है। वो इसीलिए बन जाता है क्योंकि उसका फ्यूचर बेनिफिट होता है। वो कैसे है? देखो, पैसे तो तुमने यहीं दे दिए 1 जुलाई को, पर 3 महीने के पैसों का बेनिफिट अगले साल मिलेगा तुम्हें। तो फ्यूचर बेनिफिट हो गया ना। पैसे तो तुमने 1 जुलाई को ही दे दिए, पर इस मंथ में, इस ईयर में, अप्रैल, मई और जून में जो 3 मंथ्स है, इनमें आप वो बिल्डिंग यूज करोगे, पर फिर से तो पैसे नहीं देने, क्योंकि पैसे तो पहले ही दे चुके हैं हम। तो हम क्या करेंगे? अब 10,000 पर मंथ रेंट था, 9 महीने का 90,000 हुआ। ये इस साल के P&L में चला जाएगा, ये इस साल का एक्सपेंस। बचा कितना? 30,000। वो 3 महीनों का जो जो नेक्स्ट ईयर के 3 महीने है, ये क्या बन जाएगा आपके लिए? एसेट। क्योंकि ये क्या है?
प्रीपेड एक्सपेंस है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस अभी से दे दिया तो इसका फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा हमें। फ्यूचर का मतलब यही एक बहुत बड़ा इशू आता है कि सर प्रेजेंट और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है, मतलब प्रेजेंट क्या सिर्फ इस दिन जो बेनिफिट दे रहा है, नहीं, प्रेजेंट बेनिफिट का मतलब होता है वो चीज जो इसी साल में मेरे को बेनिफिट देगी। तो इसी साल में जो भी चीजें बेनिफिट देंगी वो सारी मेरे लिए एक्सपेंस, और जो इस साल के बाद मेरे को बेनिफिट देगी उसके लिए मैं पेमेंट या जो भी करना है वो अभी कर चुका हूँ, पर अब वो मेरे को बेनिफिट अगले साल देगी, वो मेरे लिए एसेट बन जाता है। क्या ये चीज सबको समझ में आई? इसमें डाउट है कोई? बोलो, इसमें डाउट है? नो सर। नो सर। एक सेकेंड वेट करना। इसमें ना और आगे अब देखते हैं। अब ये सेम चीज देखो, डेप्रिसिएशन। क्या किसी एसेट में का कोई पार्ट कभी भी हमारे लिए एक्सपेंस नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। आप एक कार खरीदते हो या आपने 1 अप्रैल को कार खरीदी, लेट्स से ये कार थी 10 लाख की, और इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगता है, 10% पर एनम। मुझे बताओ इस पूरे साल में इस कार में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 10 लाख की कार है, 10%। 10,000। नालायक। 10 लाख की एक गाड़ी लाख। में 1 1 लाख, लाख 1 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन लगेगा। अब रुको, लाइन सीधी बनाते हैं। देखो 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन लग गया, तो उसका रीजन पता है क्या होता है कि गाड़ी में से कुछ पार्ट डेप्रिसिएशन लग के P&L में चला जाता है, उतना आपने प्रेजेंट बेनिफिट ले लिया ना। आप किसी भी चीज में से जितना प्रेजेंट बेनिफिट, जितना इसी साल बेनिफिट ले लेते हो वो एक्सपेंस बन जाता है। अगर आपकी गाड़ी पे 10% डेप्रिसिएशन है, मतलब एक साल में आप उसे 10% यूज कर लेते हो, डेप्रिसिएशन समवॉट कुछ ऐसा ही है, तो आपने 1 लाख के वर्थ गाड़ी का प्रेजेंट बेनिफिट ले लिया। इस गाड़ी ने कितने साल चलना है? 10 साल, तभी तो इसका रेट 10% है। 10 साल अगर इस कार ने चलना है तो हम इसकी लाइफ को भी 10 साल में डिवाइड कर देते हैं। ये कोई एक साल में तो खत्म होने नहीं वाली। हर साल जितनी जितनी खत्म हो रही है उतना उतना एक्सपेंस है, बाकी सारा एसेट है। एसेट एक्चुअली यही तो है कि इस चीज से फ्यूचर बेनिफिट कितना है। अगर आपकी गाड़ी थी 10 लाख की, 10% आपने इस साल यूज कर ली, ईयर एंड पे 9 की ही बचेगी ना। कैसे 9 लाख की बचेगी? क्योंकि 1 लाख का बेनिफिट तो आपने इस साल ले ही लिया इस कार में से। ये सेम चीज वही एसेट और एक्सपेंस की डेफिनेशन को बिल्कुल जस्टिफाई करती है। ये 1 लाख का मैं प्रेजेंट बेनिफिट ले चुका हूं, तो ये बन गया मेरे लिए एक्सपेंस। और ये जो 9 लाख है अभी इसका फ्यूचर बेनिफिट लेना बाकी है, इसीलिए ये मेरा एसेट है। इसका अभी इतना बेनिफिट लेना बाकी है, ये बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, और जरूरी नहीं है इस गाड़ी को बेच के ही मिले। यूज कर रहे हो ना, यूज करना भी तो बेनिफिट लेना ही होता है। अगर ये कार ना होती तो आप जो भी इस कार से कर रहे थे, आप कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे थे या आप खुद इधर उधर जाते थे, तो वो कैसे करते? तो वो भी यूज करना भी एक बेनिफिट ही तो है उस चीज का। तो सेम चीज यहाँ पे भी यही चलती है, जितना बेनिफिट हम इस साल ले लेते हैं किसी चीज का वो एक्सपेंस है, और अभी कितना बेनिफिट फ्यूचर में लेना है वो एसेट है। सर ध्यान, अगर कार ऐसे ही पड़ी हुई है उसका यूज नहीं कर रहे तो भी डेप्रिसिएशन लगता है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्स ऑफ टाइम से भी लगता है। अगर एसेट रेडी टू तो वो यूज है एसेट कैसे है? तो वो एसेट कैसे एसेट है? कैसे है हमारा? मतलब मतलब अगले साल तो हमारे को कोई बेनिफिट देगी नहीं, हम ना तो सेल करेंगे ना ही यूज करेंगे। ना ना ना, पॉइंट ये होता है क्या वो चीज इस पोजीशन में है कि आपको बेनिफिट दे पाए। आप ले रहे हो या नहीं ले रहे, वो आपकी प्रॉब्लम है।
पर क्या वो चीज ऐसी है कि वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट ऑफर कर पाए? तुम नहीं ले रहे ना। पर ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी ने मना कर रखा है या कार के ऊपर कोई लिमिटेशन है जिसकी वजह से आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे फ्यूचर में। वो तो आपको नहीं चलानी, तो वो आपकी मर्जी है। यूं तो आप एक बिल्डिंग लो, उसे खाली छोड़ दो, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। पर हम ये नहीं देखते कि हम बेनिफिट लेंगे या नहीं लेंगे, हम ये देखते हैं कि क्या वो चीज ऐसी कंडीशन में है कि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे पाए या नहीं। आप चाहे उसका बेनिफिट ना ले रहे हो, आप नहीं यूज कर रहे, तो वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर यूज करना चाहो तो कर तो सकते हो। पॉइंट ये होता है। पर सेम चीज एम्प्लॉय के लिए देखो, तुम तुम अपने एम्प्लॉय को, किसी भी केस में ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए नेक्स्ट ईयर काम करे फ्री में? हो ही नहीं सकता, वो पैसे तो मांगेगा ही। तो वहां पर कोई फ्यूचर बेनिफिट बनता ही नहीं है ना किसी चीज में। पर कार या किसी भी और चीज में फ्यूचर बेनिफिट बनता है, आप लो या ना लो वो आपकी मर्जी है। वो हम उससे नहीं डिसाइड करते। हम इस चीज से डिसाइड करते हैं कि क्या वो चीज हमें बेनिफिट देगी या नहीं, दे सकती है या नहीं बेसिकली। अब हम नहीं ले रहे तो वो तो हमारा हमारा पॉइंट है। कुछ और पूछना है किसी को? अब एक चीज और, जो कि शायद एक पॉइंट पे सबके दिमाग में आई होगी, पर तुमने उस चीज पे ज्यादा कभी सोचा नहीं होगा। सबसे बड़ा पॉइंट ही आता है इन्वेंट्री का। या चलो अभी ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, वरना आज ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा हो गया। अभी कुछ और छोटी मोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एसेट्स के टाइप। कई तरह के एसेट्स होते हैं ऑब्वियसली। फिक्स्ड एसेट्स आर अ टाइप ऑफ एसेट्स। मेरे को बताओ, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? किन किन टाइप के एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं? चलो बोलो, 11th क्लास का क्वेश्चन है ये तो। कुछ कुछ तो पता होगा, गलत पता होगा कोई बात नहीं, पर कुछ तो बोलो। फिक्स्ड एसेट्स कितने कहते हैं? अरे बोलो तो सही, फिक्स्ड एसेट्स क्या चीज है? सर जिनका यूज लॉन्ग टर्म हो सके। जिनका यूज लॉन्ग टर्म हो सके। और फिर उन्हें क्या कहेंगे जिनका यूज शॉर्ट टर्म में होता है? उनका क्या नाम होता है? मतलब अगर एक कैटेगरी है जिसका यूज लॉन्ग टर्म होता है, उसका नाम फिक्स्ड एसेट है, तो फिर एक कैटेगरी वो भी तो होगी जिनका यूज शॉर्ट टर्म होता है, उनका भी कुछ नाम होगा। और ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मेरे मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म 6 महीने है। क्या है लॉन्ग टर्म? कितना टाइम को लॉन्ग टर्म कहते हैं? अब तुम समझ रहे हो? सर 11 12 पास कर ली, मार्क्स ले आए। बोलो बोलो। फिक्स एसेट मतलब हमारे को लॉन्ग टर्म वो है हमारे लिए कि हमारे को फायदा देंगे। हाँ तो इससे और अर्निंग कैपेसिटी से मतलब इंक्रीज कर सकते हैं हम। अच्छा, लेकिन अगर हम लॉन्ग लेकिन अगर टर्म को एक्सप्लेन करो, लॉन्ग टर्म लेकिन को एक्सप्लेन करो। सर जो फिक्स एसेट है उससे मतलब ये लॉन्ग टर्म में भी सर पहले भी तो कर रहा था फ्यूचर बेनिफिट वाला। तो वो तो हर एसेट में है ना, वो सिर्फ फिक्स्ड एसेट में थोड़ी है। वो तो एसेट का ही क्राइटेरिया है कि वो फ्यूचर का बेनिफिट देता है। वो उसमें स्पेसिफिकली फिक्स्ड एसेट लिखने की फिर क्या जरूरत थी? फिक्स एसेट में यही है मतलब कि रीसेल नहीं करेंगे, वो हमारी और वो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। वो जो फ्यूचर बेनिफिट है वो हर एसेट से मिल रहा है, ठीक है। आगे वो टेंजिबल और इंटेंजिबल। वो अरे यार, तुम तो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, तुम कह रहे हो नहीं सर इसको छोड़ो, मैं टेंजिबल इंटेंजिबल बता देता हूँ। वो छोड़ो, उसका क्या करना है मेरे को। मैं ये बोल रहा हूँ, जो आप कह रहे हो कि सर इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, और लॉन्ग टर्म तुम कह रहे हो वही फ्यूचर बेनिफिट, वो तो हर एसेट से है। फिर उसके लिए अलग से कैटेगरी क्यों क्रिएट करी फिक्स्ड? और एक कैटेगरी है फिक्स्ड। सर लॉन्ग टर्म छोड़ो, नॉन करेंट मान लो आप। नॉन करेंट एसेट है ये तो नॉन करेंट क्या होता है? अब ये नॉन करेंट है, चलो ठीक है, पर नॉन करेंट होता क्या है? मुझे तो ये भी नहीं पता। जो मोर देन 1 ईयर उसको बेनिफिट देती है। जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं वो होता है नॉन करेंट। ओके, जो हम इन्वेस्टमेंट रीसेल के के लिए पर्पस रखते हैं। के लिए ना करें, मतलब हम बेचने के पर्पस के लिए उसको ना रखे, उसको हम इन्वेस्टमेंट के लिए रखे, वो होता है नॉन करेंट एसेट। अच्छा अच्छा, अब दूसरी चीज,
आपने एक कैटेगरी तो मैंने ही लिख दी थी, फिक्स्ड एसेट, जो मेरे को आप लोग बता रहे हो कि सर ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी कैटेगरी का नाम बताओ। एक तो हो गई है, दूसरी का नाम क्या होगा? करंट एसेट। assets. जो मेजर बाइफरकेशन होती है वो करंट और नॉन करंट में होती है, फिक्स्ड के ऑपोजिट करंट नहीं होती। जो एसेट्स होते हैं उनको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब तुम्हें शायद लगता है कि सर नॉन करंट एसेट ही फिक्स्ड होते हैं, ये बात गलत सर है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरा इंटरनेट ठीक है भाई, आपके पॉइंट से कुछ होगा, क्योंकि अगर मेरा प्रॉब्लम होती है ना तो वो यहाँ मेरे को दिखा देता है। एसेट्स की दो कैटेगरीज होती है, मेजर, करंट और नॉन करंट। ठीक है, किस किस को लगता है कि सर नॉन करंट को ही फिक्स्ड कहते हैं? आप में से किसी को ऐसा लगता है कि सर नॉन करंट ही फिक्स्ड एसेट्स होते हैं? कोई बात नहीं, ऐसा होता सर है। दोनों को मिला के फिक्स एसेट्स बनता ये दोनों को मिला के फिक्स्ड एसेट बनते हैं, बाकियों को भी ऐसा ही है। लगता है? बाकी सबको भी ऐसा ही लगता है कि ये दोनों को? तुम्हें क्या पता है कि करंट, नॉन करंट, फिक्स्ड, इनमें क्या रिलेशन है? अरे बोलो, कुछ तो पता होगा। चलो अभी के लिए का ऐसा कर, मतलब कि करंट एसेट्स मतलब जो एसेट्स हैं हमारे, है तो दोनों एसेट्स ही, मैं तो सब मतलब ऐसे। एक जो करंट एसेट्स है वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए वो करते हैं, और जो नॉन करंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। क्या बट है क्या लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं क्या? मतलब कि जैसे कि करंट एसेट्स ही ले लो, हाँ हाँ, ले लेते हैं। इन्वेंट्रीज ले लेते हैं। ठीक है। ये मतलब अभी के लिए कुछ टाइम के लिए, मतलब विद इन, जैसे आपने बताया कि विद इन अकाउंटिंग ईयर के लिए हमें बेनिफिट्स देते हैं। तो फिर तो वो चीज एक्सपेंस बन जाती है, फिर तो वो एसेट बन रहती ही नहीं ना। अगर कोई चीज सिर्फ इस साल में बेनिफिट दे रही है, फ्यूचर बेनिफिट दे ही नहीं, तो वो एसेट ही नहीं है, वो एक्सपेंस है। पर सर करंट एसेट की तो डेफिनेशन ये होती है, नहीं होती ये डेफिनेशन। करंट एसेट की डेफिनेशन कुछ अलग होती है। तुम्हें लगता है कि करंट एसेट वो एसेट है जो एक साल के अंदर बेनिफिट देते हैं। एसेट एसेट वो चीज ही नहीं है जो एक साल के अंदर बेनिफिट दे। एसेट वो चीज होती है जो फ्यूचर का बेनिफिट दे। अगर एक साल के सिर्फ प्रेजेंट का बेनिफिट मिल रहा है तो वो चीज ही एक्सपेंस बन जाती है। आपने करंट एसेट कभी ठीक से समझा ही नहीं है। खैर वो तो मेरे को पहले से ही पता था, उस पे क्या, चलो इसको छोड़ो, इसमें ना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। करंट नॉन करंट पे बाद में आते हैं। एक है, देवांश का इंटरनेट बहुत ज्यादा आ रहा है जा रहा है, 2 सेकंड वेट कर लेते हैं वो, वरना उसका मिस हो जाएगा। एक कैटेगरी होती है फिक्स्ड और एक कैटेगरी होती है जिसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री तो बता पाएंगे आप लोग, इन्वेंट्री क्या होता है? या हमें इसके दूसरे नाम पता है, स्टॉक इन ट्रेड, या फिर स्कूल में नॉर्मली हमें पढ़ा दिया जाता है स्टॉक। हालांकि इसका नाम स्टॉक नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टॉक? जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या कहीं भी जहां फॉर्मली अकाउंट्स के बारे में लिखा जाता है, वर्ड स्टॉक यूज होता ही नहीं है। या तो इन्वेंट्री लिखते हैं या स्टॉक इन ट्रेड लिखते हैं। पर स्कूल में हमारे सिस्टम ऐसा है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, स्टॉक कोई चीज नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये तो बता पाओगे, इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड कैसा एसेट होता है? ये कैसे अलग है फिक्स्ड एसेट से? ये तो सिंपल है। इन्वेंट्री टेंजिबल एसेट होता है। तो वो तो फिक्स्ड एसेट भी टैंजिबल होंगे, उसमें डिफरेंस क्या है? ये टैंजिबल है तो फिक्स भी तो टैंजिबल हो सकते हैं ना। डिफरेंस क्या है दोनों में? इन्वेंट्री होता है एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब मैं जिस चीज का काम करता हूं, मैं उस वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल बेचता हूं, मैं एक मोबाइल शॉप रन करता हूं।
आप मेरी शॉप में आओगे, आपको क्या एसेट्स दिखेंगे सबसे ज्यादा? मोबाइल फोन्स। क्यों? क्योंकि मैं मोबाइल बेचता हूँ। तो मेरे लिए मोबाइल क्या हो गई? इन्वेंट्री हो गई। ये मोबाइल शॉप है, मेरी मोबाइल शॉप। आप इसमें आते हो तो ऑब्वियसली बहुत सारे एसेट्स दिखेंगे तुम्हें यहाँ। शॉप में तो एसेट्स होंगे ही कई सारे। एक कैटेगरी है इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री क्या है? जो मैं आपके लिए इन्वेंट्री है मोबाइल। हाँ, मैं जो बेच रहा हूँ तुम्हें। तो इन्वेंट्री में क्या आ जाएगा? मोबाइल। पर क्या आप अगर मेरी शॉप में आओगे तो बस मोबाइल ही एक एसेट है जो आपको दिखेगा? आपको कोई और एसेट्स नहीं दिखेंगे वहां? ऑब्वियसली और भी एसेट्स होंगे ना मेरे पास। वो और एसेट्स क्या होंगे? मोबाइल रखे किस में होंगे? फर्नीचर में। आप आओगे, आपको कहाँ बिठाऊंगा? चेयर टेबल कुछ होगा ना। फर्नीचर वो भी एसेट है, तो मेरे पास फर्नीचर भी होगा। और तुम जिस शॉप में आ रहे हो वो शॉप भी मेरी ही है, तो वो जो बिल्डिंग है वो भी एक एसेट है मेरे लिए। बाकी मेरी शॉप में एसी भी लगा हुआ है। अमीर शॉप है, ऐसे गरीब थोड़ी है। पंखा वंखा लगा के बैठे हैं, एसी लगा के बैठते हैं। एसी भी है। तो ये सारे भी एसेट्स हैं। पर ये एसेट्स मैंने क्यों खरीदे? ये एसेट्स क्या ये भी मैं बेच रहा हूँ? ये एसेट्स क्यों खरीदे? इनका पर्पस क्या था खरीदने का? मैंने फर्नीचर, बिल्डिंग, एसी ये सब क्यों? देखो, मोबाइल तो इसलिए खरीदा क्योंकि मोबाइल खरीद के ही तो आगे तो मैं बेचूंगा। तो वो तो बहुत ऑब्वियस है। ये सारे एसेट्स क्यों खरीदे मैंने? सर इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, यूज के लिए। ये सारे एसेट्स यूज के लिए खरीदे। इसके बिना काम होगा कैसे? और जो एसेट्स आपके पास यूज के लिए होते हैं उन्हीं को फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स हेल्ड फॉर यूज। अब बात समझ में आई डिफरेंस? फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री में ये फर्क है। फिक्स्ड एसेट मैंने अपने पास यूज के लिए रखे हैं। जब भी पूछो बच्चे ये सर वो एसेट जो लॉन्ग रन के लिए रखे हैं, अब मैं पूछता हूँ लॉन्ग रन क्या होता है? वो लॉन्ग रन तो कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो वो लॉन्ग रन डिफाइन भी नहीं कर पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है लॉन्ग रन शॉर्ट रन। वो एसेट जो आपने अपने पास यूज के लिए रखा है वो फिक्स्ड एसेट है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी बिजनेस में बहुत सारे एसेट ऐसे खरीदे जाते हैं जो वो बेच नहीं रहे लोगों को, वो उन एसेट्स को यूज कर रहे हैं। सर कैसा यूज? कैसा भी यूज हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली ये लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ। ये लैपटॉप क्या मैं बेचने के लिए खरीदा है या मैं इसको यूज कर रहा हूँ? मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो ये लैपटॉप मेरे लिए फिक्स्ड एसेट हो गया या इन्वेंट्री होगा? इन दोनों में से क्या होगा? फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट। क्योंकि आप यूज कर रहे हो। मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा। अब हम्म। एट द सेम टाइम सोचो कि मैं फर्नीचर बेचता हूँ, मेरा काम फर्नीचर बेचने का है। या चलो इसी की बात करते हैं, इस मोबाइल शॉप की। ये बेचता क्या है? मोबाइल। तो आप इसकी शॉप में जाओगे, वहां दो टाइप के एसेट्स, इन्वेंट्री और फिक्स्ड, कैसे देखोगे आप? वो एसेट जो इसने क्यों खरीदे कि आगे उन्हें बेच दे, वो इसके लिए सारी इन्वेंट्री है। और वो एसेट जो इसने इसलिए खरीदे कि ये बेचेगा नहीं, ये फर्नीचर बेच थोड़ी रहा है, ये तो मोबाइल का काम करता है। तो इसने फर्नीचर क्यों खरीदा? ऑब्वियस सी बात है ना, सिर्फ फोन कहाँ रखेगा? वो जमीन पे रखेगा उन्हें, और जब कस्टमर्स आएंगे उन्हें कहाँ बिठाएगा? तो इन सब चीजों के लिए उसे फर्नीचर चाहिए ऑब्वियसली। फिर जो बिल्डिंग है काम किधर करेगा? अब स्ट्रीट वेंडर थोड़ी है कि पटरी पे फोन रख के बेचना शुरू, ऑल्दो वो भी एक ऑप्शन है, पर वो एक अच्छी शॉप चलाना चाहता है तो बिल्डिंग तो चाहिए उसे, शॉप में एसी भी चाहिए। ये सारे एसेट्स उसने इसलिए थोड़ी ना खरीदे थे कि इन्हें आगे मैं बेच दूंगा। उसने क्यों खरीदे थे? कि इनको यूज करना है, मैंने इनकी सर्विस लेनी है ताकि मैं अपने कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाऊं। तो ये सारे के सारे क्या हुए हमारे? फिक्स्ड एसेट्स। क्या ये दोनों में डिफरेंस समझ आया? एक तो ऑनलाइन की ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बोलता नहीं है, बार बार हाँ जी पूछना पड़ता है। सर। अगर किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो वो मुझसे आप दोबारा से पूछ लेना, अगर डाउट आए तो। अभी एक दूसरी चीज बताओ। सोचो कि आपको मैं ले गया मारुति सुजुकी, मारुति तो अब बचा नहीं, सुजुकी है वो। ये ऐसा करते हैं, होंडा शोरूम जाते हैं, मारुति जा जाके बोर हो गए।
होंडा क्या करता है? कार्स बनाता है। अब अपना दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ, यहाँ जब आप जाओगे तो इन्वेंट्री क्या होगी इनके लिए? कार। कार। और आप इनकी फैक्ट्री में हो, फिक्स्ड एसेट्स क्या होंगे? बिल्डिंग और बहुत सारे होंगे, सोचो। मतलब जो जिन चीजों से मतलब मुझे पता है मतलब, अब मेरे को बस वो बताओ। बना रहे हैं, मशीन्स एंड ऑल। मशीन और एक फैक्ट्री में हजारों चीजें होती हैं। फैंस, फर्नीचर बेसिकली। और चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम शायद कभी फैक्ट्री गए नहीं। मशीन बहुत मेजर चीज है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए। अगर वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो सबसे मेजर एसेट क्या है जो वो यूज कर रहे हैं? वो है मशीन। ठीक। तो अभी हमें ये समझ आ गया कि फिक्स्ड एसेट किसे कहते हैं और इन्वेंट्री किसे कहते हैं। फिक्स्ड एसेट कोई भी एसेट जो खरीदा क्यों गया है? फॉर यूज, हमने उसे इसलिए खरीदा बिकॉज वी वांट टू यूज इट। और इन्वेंट्री वो एसेट है जिसको हमने क्यों खरीदा? ताकि हम उसे आगे बेच दें, तो वो हमारे लिए इन्वेंट्री हो जाता है। एक और कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थर्ड कैटेगरी होती है इन्वेस्टमेंट। अब वो देवांश का इंटरनेट अभी ना प्रॉब्लमैटिक है थोड़ा, अब वो आ रहा है जा रहा है। फिक्स्ड एसेट कोई देवांश इन्वेस्टमेंट कह रहा है, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक थर्ड कैटेगरी है, उसका फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। ठीक है। तो अभी तो हमें स्टार्टिंग में 2-3 क्लासेस तो बेसिक्स डिस्कस करने हैं, क्योंकि अब आप भी देख रहे हो कि जितना आपको लगता था कि आपको एसेट और एक्सपेंस और बाकी चीजें अच्छे से आती है, उतनी अच्छे से आते नहीं। और सर आप ये सब कर रहे हो, करंट एसेट और नॉन करंट क्या होता है? सबसे ज्यादा तो वही सुना है, वो भी उसके बाद डिस्कस करेंगे कि अगर मैं ये 3 कैटेगरीज बोल रहा हूँ तो फिर करंट और नॉन करंट क्या होता है, वो कहाँ से आ गया, वो भी डिस्कस करेंगे बाद में। पर धीरे धीरे करेंगे, एक साथ ज्यादा कर लेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। ठीक। पर उसका क्या हुआ, उसका नेट? इसकी भी बैटरी लो हो गई। और इसमें हम आगे भी कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा अभी देखो, एक चीज ये बताओ, क्या एक चीज जो इन्वेंट्री हो सकती है, जैसे एक आदमी के लिए इन्वेंट्री है, दूसरे के लिए फिक्स्ड एसेट हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, अभी स्टडी सर्कल में चेयर्स हैं, वो चेयर्स अभी स्टडी सर्कल के लिए इन्वेंट्री है या फिक्स्ड एसेट है? चेयर्स इसलिए है ना कि बच्चे, फिक्स्ड एसेट, क्योंकि बच्चे उस पे आके बैठेंगे, हमने यूज करना है। हम चेयर तो नहीं बेच रहे बच्चों को। मैंने जिस शॉप से खरीदी थी उसके लिए वो इन्वेंट्री थी या फिक्स्ड एसेट थी? इन्वेंट्री, क्योंकि उसने तो बेचने सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रखी थी। हाँ, उसके लिए तो वो इन्वेंट्री थी। तो एक एसेट जो किसी के लिए इन्वेंट्री हो सकता है, किसी और के लिए फिक्स्ड हो सकता है, ये तो उसके यूज पे डिपेंड करता है। अब दूसरी चीज, आप जब इस मोबाइल शॉप में गए तो मोबाइल मेजरली तो वहां इन्वेंट्री ही है। पर क्या इनके लिए देखो, कुछ मोबाइल्स, मेजॉरिटी ऑफ द मोबाइल्स तो इन्वेंट्री है क्योंकि ये बेच रहे हैं। पर कुछ मोबाइल ऐसे भी तो होंगे जो ये बेच नहीं रहे, जो ये खुद यूज कर रहे हैं। इनके फिक्स्ड एसेट में भी तो मोबाइल भी तो हो ही सकता है। कैसे? रिसेप्शन पे कोई बैठा हुआ है, वो उसका काम है कॉन्स्टेंटली लोगों को फोन करना और अपने ऑफर्स और डिस्काउंट्स के बारे में बताना। उसको भी एक फोन दे रखा होगा इस मोबाइल शॉप ने। वो वाला मोबाइल क्या यूज के लिए रखा है या सेलिंग के लिए रखा हुआ है? वो तो ऑब्वियसली यूज के लिए, उसको तो नहीं बेच रहे, वो तो उसी रिसेप्शन पे है और वो उसे यूज ही करता है। तो वो पर्टिकुलर मोबाइल क्या बन जाता है? फिक्स्ड एसेट। और बाकी सारे जो बंद मोबाइल है जो वो बेच रहे हैं, वो सारे के सारे इन्वेंट्री बन जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही मारुति सुजुकी में कार इन्वेंट्री तो है ही है बाय डिफॉल्ट, जितनी भी गाड़ियां वो बेच रहे हैं वो इन्वेंट्री तो है। मगर कुछ कार्स आपको फिक्स्ड एसेट में भी दिखेंगी। इसे एक्सप्लेन करो, कुछ कार्स फिक्स्ड एसेट में कैसे होंगी? कुछ वो खुद भी यूज करते होंगे, जो हाँ, भी वहाँ के एम्प्लॉयज होंगे या जो भी ओनर्स होंगे, वो जो खुद भी तो यूज करते होंगे कार।
हाँ, जो शोरूम है, जो फैक्ट्री है, उन्होंने देखो अगर उनकी अपनी कार है तो फिर उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वो गाड़ी होंडा की ही होनी चाहिए। जो होंडा है उसने कुछ कार्स अपनी मैनेजमेंट को दे रखी हैं ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टॉप मैनेजरियल होता है, जो मैनेजमेंट होती है टॉप, उनको मिलती है कंपनी की तरफ से कार्स। तो वो वाली कार्स वो बेच थोड़ी ना रहे हैं, वो वाली कार्स का क्या हो रहा है, वो उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को दी है कि आप उन्हें यूज करो। तो कंपनी यूज ही तो, या कुछ गाड़ियां ऐसी भी होंगी जो कंपनी ने सिर्फ दूसरे पर्पसेस के लिए रखी है, टेस्ट ड्राइव कराने के लिए, दूसरी चीजों के लिए। अब वो गाड़ी वो बेच तो नहीं रहे, वो तो यूज ही कर रहे हैं, तो वो वाली कार फिक्स्ड एसेट बन जाती है। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मोबाइल फिक्स्ड एसेट है या इन्वेंट्री है, अगर मैं सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे? ये मोबाइल फिक्स्ड एसेट है या इन्वेंट्री है, क्या बोलोगे? फिक्स्ड एसेट, रीजन? क्योंकि ये आप यूज कर रहे हो, मैंने आप मैंने बेचने। मैंने अपने पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा था, मैं जनरली कह रहा था कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोबाइल इन्वेंट्री होता है या फिक्स्ड होता है, तो आप उस डिपेंड करता है कि वो हाँ, किस ये पर्पस के लिए हाँ हो। डिपेंड, हाँ तो आप वो उसका कोई कौन सीधा यूज। आप उसका सीधा आंसर दे ही नहीं सकते। आपको यही पूछना होगा कि वो बिजनेस किस चीज का है, जिसके पास वो मोबाइल है वो उसका कर क्या रहा है, क्या वो यूज कर रहे हैं उसको, या फिर उन्होंने उसको आगे बेचने के लिए ही खरीदा है, वो उसी पे डिपेंड करेगा। तो अच्छी बात है अगर ये समझ गए तो। सर हाँ जी। सर जैसे होंडा का जो शोरूम का एग्जांपल था, इसका जो आपने बोला कि फैक्ट्री के अंदर क्या क्या फिक्स्ड एसेट्स होंगे, तो हाँ, अगर उसकी फैक्ट्री के अंदर इनकी कार वगैरह जो है बन रही है, तो उसके सारे रॉ मटेरियल्स जो है वो इन्वेंट्री में ही काउंट होगी। इन्वेंट्री में काउंट होगा। इन्वेंट्री वो चीजें जो हमने बेचने के लिए खरीदी हैं, या वो चीजें जिनको यूज करके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, वो सारा इन्वेंट्री ही है। तो जैसे इन्होंने अब गाड़ी तो नहीं खरीदी थी, होंडा तो कार मैन्युफैक्चर करता है ना, तो खरीदा तो रॉ मटेरियल होगा। तो सारा रॉ मटेरियल जो इन्होंने खरीदा है वो सारा इन्वेंट्री है, उसको यूज करके ये फिनिश गुड्स बनाएंगे, तो पर है वो सब इन्वेंट्री ही। ठीक है सर। ठीक है। कुछ और, किसी को कुछ और पूछना है? तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही है। अभी हमने और बेसिक चीजें ही डिस्कस करनी है काफी सारी, अभी और 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। टाइम आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट क्लास का क्या है। और अभी भी क्योंकि अभी बैच बन रहा है, तो कुछ बच्चों का अलग ट्रायल, कुछ का अलग, ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है, तो हम फिर कोशिश करेंगे सबको मर्ज कर दें। ठीक है, अभी आज हमने जो भी करा वो एक बार ठीक से कर लेना। बेसिकली जो हमने करा है वो एक बार छोटा सा समरी में देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल जिसे हम एसेट बोलते हैं, एक होता है रेवेन्यू जिसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। कैसे कैपिटल और एक्सपेंस रेवेन्यू डिसाइड होता है कि क्या कैपिटल है क्या रेवेन्यू है? बेसिकली वो डिसाइड होता है फ्यूचर बेनिफिट या प्रेजेंट बेनिफिट से। अगर किसी चीज पे मैं खर्चा करूं और उसका बेनिफिट इसी साल में खत्म हो जाए तो वो एक्सपेंस है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर किसी चीज पे मैं खर्चा करूं और उसका बेनिफिट मेरे को इस साल के बाद में भी मिले तो वो मेरे लिए एसेट है या उसका फ्यूचर बेनिफिट है। ठीक है, फिर हमने ये कार का एग्जांपल डिस्कस किया था। उसके बाद एसेट के क्या टाइप्स होते हैं, तो आज हमने दो करे हैं, इससे ज्यादा है। हमने दो क्या करे हैं, फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री। फिक्स्ड एसेट्स आर व्हाट? एसेट्स हेल्ड फॉर यूज। कोई भी एसेट जो हमने यूज के लिए खरीदा है वो हमारा फिक्स्ड एसेट है। और इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? वो होता है एसेट हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो हमारे लिए इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड बन जाता है। अब सेकेंडली ये चीज याद रखना, इसका नाम स्टॉक नहीं है। हम नॉर्मली बोलते हुए इसे स्टॉक वगैरह बोल देते हैं, पर इसका नाम स्टॉक नहीं है। स्टॉक का मतलब तो होता है ग्रुप, किसी भी चीज के ग्रुप को आप स्टॉक बोल सकते हो। पर स्पेसिफिकली अगर आपने इन्वेंट्री की बात करनी है तो इन्वेंट्री ही बोलो। इन्वेंट्री एक बहुत मॉडर्न नेम है, इससे ज्यादा कोई मॉडर्न वर्ड है नहीं, तो हम बेटर है कि हम इन्वेंट्री बोले या स्टॉक इन ट्रेड बोल लें। हालांकि इनमें भी थोड़ा सा फर्क होता है, वो हम आगे आगे चल के डिस्कस कर लेंगे कि हर वर्ड का एक्चुअली क्या मतलब है और उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। ओके बाय। बाय सर।